ये एनसीईआरटी बुक का 12.2 का ही टॉपिक है। रदरफोर्ड के जो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग पढ़े थे, अपने प्रयोग के आधार पर वो अपना परमाणु का मॉडल दिया, है ना। जैसे पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, उसका नाम क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है। अब प्लम पुडिंग मॉडल जो है, इसके प्रयोग के बाद वो फेल हो गया, वो सही नहीं था। तो इसने नया मॉडल दिया जिसका हम बोलते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, या इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रही मॉडल। तो परीक्षा में जब आएगा तो ये नाम से आ जाता है। ठीक है। रदरफोर्ड ना लिखेगा, यही लिख दिया परमाणु का ग्रही मॉडल किसने दिया? किसने दिया? रदरफोर्ड ने। और नाभिकीय मॉडल भी किसने दिया? रदरफोर्ड ने। वो एक ही नाम है। ठीक। अब इसके बिंदु क्या हैं, इसके हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं। तो अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में हम देखे थे कि कुछ अल्फा कण ही लौट के जा रहे थे, बाकी आर पार सीधे चले जा रहे थे। जैसे मैं उस दिन बताया था कि मान लो ये लंबी सी दीवार होती, दीवार माने लंबी सी जगह है, इसमें यही भाग जो है रुकावट का काम करता है। बहुत सारी चीजें आ रही हैं तो वो सीधे सीधे आर पार चली जाएंगी। माने छोटा सा ही भाग क्या होता है, एक जो उसको रोकने का काम करता है। तो देख लेते हैं, परमाणु का केंद्रीय भाग माने बीच का भाग कैसा होता है? सूक्ष्म। इसकी क्वालिटी समझना। परमाणु का सबसे केंद्रीय भाग, बीच का भाग कैसा होता है? सूक्ष्म होता है। समस्त धनावेश इसके भीतर होता है और समस्त द्रव्यमान भी इसके भीतर होता है। इसे ही क्या कहते हैं? नाभिक। तो एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि नाभिक की खोज किसने की? किसने की? रदरफोर्ड ने। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है, नाभिक क्या है? तो नाभिक यही हो गया, परमाणु का केंद्रीय भाग। केंद्रीय समझ में आए तो लिख देना बीच का भाग। कैसा होता है? सूक्ष्म होता है। समस्त धनावेश इसमें केंद्रित होता है, समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। थोड़ा सा इस चित्र को ऐसे आप देखेंगे तो समझ में आएगा। मान के चलते हैं, ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आइए आप लोग की आवाज ना आए, थोड़ा देखो तो। ये जो बीच का भाग है ये, ठीक है, ये क्या कहलाया? परमाणु। परमाणु कैसा हो गया? यहां पर इसकी क्वालिटी क्या हो गई? केंद्रीय भाग कैसा हो गया? सूक्ष्म। दूसरा हो गया इसमें धनावेश है, और तीसरा हो गया कि इसमें द्रव्यमान भी है। परमाणु का पूरा द्रव्यमान इसके भीतर है। बस इन चीजों को मिला दोगे तो क्या कहला जाएगा? नाभिक। तो चलिए नाम लेते हैं इसके हिसाब से। ये क्या हो गया? परमाणु। परमाणु का केंद्रीय भाग कैसा होता है? सूक्ष्म होता है, धनावेशित होता है, समस्त द्रव्यमान इसके भीतर होता है। इसे ही क्या कहते हैं? नाभिक। अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। तो आप यहां से बोलो तो, पहले इसका नाम लो परमाणु का, फिर इसका नाम लो केंद्रीय भाग या बीच का भाग। कैसा होता है? सूक्ष्म होता है, धनावेशित होता है, समस्त द्रव्यमान इस पर केंद्रित होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? नाभिक। तो केंद्रित होता है, समस्त द्रव्यमान इसके भीतर रहता है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो क्लियर हो गया, इसके क्वेश्चन भी क्लियर हो गए। इसमें दो क्वेश्चन अलग अलग आ जाएंगे कि नाभिक किसे कहते हैं, तब परिभाषा देना है। नाभिक की खोज किसने की? वो रदरफोर्ड ने की। दूसरा देखते हैं इसका कि कोई भी परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह लगाते हैं। तो आप सोलर सिस्टम पढ़े होंगे, है ना। तो वहां पर क्या होता है? सूर्य केंद्र में होता है, जितने ग्रह होते हैं उसके क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसी तरह से हम मान लें कि जैसे सूर्य है वैसे यहाँ पर कौन है? नाभिक है। जैसे वहां पर ग्रह हैं वैसे यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना। तो यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसलिए यहां ग्रही मॉडल भी इसका नाम पड़ गया है, क्योंकि ये ग्रह की बात करता है। ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? दूसरे टॉपिक में इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के क्या करते हैं? चारों ओर चक्कर लगाते हैं जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा। ये दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा यहां पर हम बात करते हैं कि कोई भी चीज यदि घूमती है तो हमेशा केंद्र की ओर बल लगता है। कभी एक धागे में आप रस्सी वो पत्थर बांध लो और उसको ऐसे घुमाओ तो आपकी उंगली में बल महसूस होगा। यदि एक रस्सी से ऐसे पकड़ो और उस पत्थर को ऐसे ऐसे घुमाओगे तो आपको यहाँ पर क्या महसूस होगा? बल। यदि इस बल को छोड़ दोगे तो पत्थर घूमना नहीं, वो छूट करके क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो उस बल को हम क्या बोलते हैं?
केंद्रीय बल बोलते हैं। बस यही हाल है कि जब इलेक्ट्रॉन है तो इधर भी कहीं पर केंद्र पर क्या लगता होगा, बल लगता होगा। यदि ये बल ना लगाएगा तो वो भी छूट के क्या हो जाएगा, चला जाएगा। फिर से मैं बात करता हूं, जैसे एक धागे से रस्सी बांधो, उस है ना, धागे से रस्सी बोल दिया था, एक पत्थर बांध लो, है ना, और एक सिरे में रस्सी को हाथ से पकड़ लो। अब उसको घुमाओगे तो घुमाने के लिए आपको किसका सहारा चाहिए, इस हाथ का। हाथ कहाँ है, केंद्र में है, माने केंद्र से क्या लगाना पड़ता है, बल, तब वो क्या चीज तो क्या करती है, घूमती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए भी केंद्र पर क्या लगना चाहिए, बल। तो उसको बल कहां से मिलेगा यार, है ना। तो यहां पर देखो, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, जैसे नाभिक में कैसा आवेश है, नाभिक में है धनावेश, इलेक्ट्रॉन में है ऋणावेश, तो आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, स्थिर विद्युत बल। तो इनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल ही इसको अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। जो सेंटर में बल लगता है उस बल का नाम क्या होता है, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है, स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है। ये स्थिर विद्युत बल किसके किसके बीच लग रहा है, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच लग रहा है। ये 3 पॉइंट है और इसी को हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल के बिंदु लिखिए, है ना। तो ये नहीं सोचना है कि 2 नंबर में आएगा तो 2 ही लिखेंगे। यदि वो बिंदु आया तो भले 2 नंबर में आया, आपको पूरे पॉइंट कवर करना पड़ता है। अंतर में हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत में जितने पॉइंट हो पूरे पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए एक बार रिपीट करते हैं फिर से। क्या, परमाणु का केंद्रीय भाग कैसा होगा, सूक्ष्म होगा, धनावेशित होगा, सारा द्रव्यमान उसके केंद्र में होगा, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे। क्लियर हुआ। दूसरा ये है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चक्कर लगाते हैं जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। तीसरा ये है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल उसे अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, माने इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। ये तीसरा नियम हो गया, ठीक है। पर कमियां ढूंढने वालों की कमी नहीं है। कमियां तो हर चीज में ढूंढते, तभी तो उसमें तरक्की होती है। जैसे अब ये बोर्ड बन गया, इसमें कुछ कमी होगी, अगले बार तो नया टेक्नोलॉजी के आ जाएगा, तो कमियां अच्छी बात है, कमियां निकालने से तरक्की होती है। इसमें भी कुछ कमियां निकली, है ना, उस कमियों को फिर अगले वाले मॉडल में हम समझेंगे, बोर मॉडल में। पर इसकी कमी क्या थी, देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, थोड़ा समझना, ये देखना, मान लो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और इस इलेक्ट्रॉन की दिशा मुझे पता करना है। क्या पता करना है, दिशा। तो यहां पर मैं टेंजेंट खींचूंगा, स्पर्श रेखा खींचूंगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, ये। यहां पर करूं तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, ये। जैसे मैं घूमना चालू करूं तो मेरा मुंह इधर है, फिर मैं ऐसे घूम तो मेरा मुंह उधर है। जैसे जैसे मैं घूमते जाऊंगा मुंह की पोजीशन भी क्या होती जाती है, बदलती जाती है। माने एक तरह की ये कौन सी गति हो गई, त्वरित, जिसमें दिशा बदलती हो वेग की, उसको हम क्या बोलते हैं, त्वरित गति। और जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगें पढ़ रहे थे तो उसमें गुण पढ़े थे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय किससे उत्पन्न होती हैं, त्वरित आवेश। तो ये इलेक्ट्रॉन आवेश है, इसकी दिशा बदल रही है, माने ये क्या हो गया, त्वरित हो गया। त्वरित हो गया तो इसमें क्या निकलेंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलेंगी, ठीक है, जिससे इसकी ताकत घटती जाएगी, ऊर्जा घटती जाएगी। तो सर्पिलाकार बात कर रही थी, इसको थोड़ा सा समझना। मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, थोड़ा सा देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अभी इसका पथ ये है, पर इसकी ताकत अब क्या हो गई, घट गई, क्योंकि ये ऊर्जा निकाल रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंगें माने क्या निकाल रहा है, ऊर्जा। तो जब ये ऊर्जा कम हो गई तो ये इसका घेरा थोड़ा सा कम होगा, ऐसे कम होते 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 ये कहां पर गिर जाएगा, नाभिक के भीतर गिर जाएगा। तो भैया तुम्हारा मॉडल तो स्थिर नहीं है, कैसे घूमेगा, कुछ देर बाद नाभिक के अंदर वो गिर जाएगा। इसलिए ये कैसा है, मॉडल उसको फेल कर दिया, जो सोचने वाले थे, क्रिटिसाइज करने वाले थे। तो देखिए क्या था, यहां से चालू करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार, इसको देखना, इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो इसकी गति कैसी होती है, त्वरित। इसको लाइन को पकड़ो फिर से, क्या, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसकी गति त्वरित होती है, जिससे विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण इसकी ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाएगी। और ये सर्पुलाकार मार्ग, ये जो इमरती होती है, जलेबी जैसे एक इमरती होती ना, जो ऐसे जैसे करके, उसको इमरती बोलते हैं, है ना। ये ऐसा मार्ग ही क्या कहला गया, सर्पिलाकार।
ये सर्पिलाकार मार्ग में गति करते हुए कहाँ के अंदर गिर जाएगा? नाभिक के अंदर। माने ये इसकी कक्षा स्थिर नहीं है, ये कक्षा इसकी बिगड़ गई। ठीक है, इस तरह से है। तो ये सर्पिलाकार में मार्ग में गति करते हुए क्या हो जाएगा? नाभिक के भीतर गिर जाएगा। अगला देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत के अनुसार इसकी गति देखो, गति सतत है। सतत का मतलब लगातार चलने वाली। जैसे मेरी आवाज निकल रही तो बीच में रुक नहीं रही है, लगातार यहां से गई तो अब जाती रहेगी। बंदूक की से गोली निकाल दो तो जब तक किसी से नहीं टकराएगी तब तक क्या होती रहेगी? जाती रहेगी। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? सतत। तो जब ये मान लिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग निकाल ही रही है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो स्पेक्ट्रम है, क्रम है, वो कैसा होना चाहिए? सतत। पर हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? असतत, रुक रुक के मिलता है। थोड़ा सा विद्युत चुंबकीय तरंग मिला, फिर रुक गया, फिर मिला, फिर रुक गया। इस तरह से हमको असतत मिलता है। तो ये भी एक कमी हो गई कि भाई तुम्हारे मॉडल के अनुसार स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? सतत, पर वास्तव में ये कैसा होता है? असतत होता है। तो इस तरह से यहाँ पर दो चीजें इसमें क्या हो गई? इसकी कमियां हो गई।